हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट इज गोइंग ऑन। मैं अब्दुल्ला मोमिन ऑन टारगेट क्लासेस से, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आइंस्टाइन्स पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी एंड द फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन विथ सम अमेजिंग सिमुलेशन। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए और आप फिजिक्स सीखना चाहते हैं, स्पेशली क्लास 11th एंड क्लास 12 सिलेबस विथ सम अमेजिंग एनिमेशन, सिमुलेशन एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी हिट कीजिए ताकि आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। तो आइंस्टाइन पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी एंड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? एक फिक्स वैल्यू या एक पैकेट या बंडल। मीन्स हम लाइट को वेव नेचर का कंसीडर कर रहे थे अभी तक, बट आइंस्टाइन ने लाइट को पार्टिकल नेचर का बताते हुए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। अगर हम लाइट को वेव नेचर का कंसीडर करेंगे तो जो ऑब्जर्वेशंस हम पढ़े थे फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट का, 9 ऑब्जर्वेशन, वो 9 के 9 ऑब्जर्वेशंस को हम वेव थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो आइंस्टाइन ने क्या किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऑब्जर्वेशंस, वो जो 9 ऑब्जर्वेशंस है उनको एक्सप्लेन किया, बट वो लाइट को एज अ पार्टिकल नेचर कंसीडर किया। और वो क्या बोलता है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन कि ये जो लाइट है ये पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में होती है या बंडल ऑफ एनर्जी के फॉर्म में होती है, और वो उसको क्वांटम ऑफ एनर्जी या फोटोन बोलता है। और वो फोटोन के पास एनर्जी कितनी होती है? तो वो फोटोन के पास एनर्जी होती है E इज इक्वल टू एच न्यू। ये इक्वेशन में E एनर्जी है। व्हाट इज E? E क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन। फोटोन इज नथिंग बट क्वांटा ऑफ एनर्जी। और H क्या है? यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.26 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। और इसको हम 6.626 को ना हम 3 भी लिखते हैं, तो 6.63 भी आप पढ़ोगे, न्यूमेरिकल वगैरह में यूज करेंगे या टेक्स्ट बुक में भी मिलेगा, या जहां भी आप कांस्टेंट की वैल्यू देखते हो, तो ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है ये है 6.626 और 6.63 भी बोलते हैं। तो यहाँ पे E है एनर्जी ऑफ फोटोन, H है प्लैंक्स कांस्टेंट, और न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये इक्वेशन हम पहली बार नहीं पढ़ रहे, इससे पहले भी पढ़े हैं, बार बार पढ़ रहे हैं। तो ये इक्वेशन एक्चुअल में है क्या? तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, दिस इज अ रिलेशन बिटवीन अ पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी मीन्स एनर्जी एंड अ वेव लाइक प्रॉपर्टी द फ्रीक्वेंसी। तो ये इक्वेशन से हमको क्या मिलता है? दो चीज में रिलेशन बताया है। पार्टिकल के पास होती है एनर्जी, तो ये वो जो फोटोन है उसके पास है एनर्जी। फोटोन इज सेड टू बी अ पार्टिकल। तो ये फोटोन के पास जो एनर्जी है मतलब वो पार्टिकल है, पार्टिकल की एनर्जी। और वेव की जो प्रॉपर्टी होती है एक फ्रीक्वेंसी इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। वेव कैसे समझ में आएगा? वेव के पास वेवलेंथ होगी, वेव के पास फ्रीक्वेंसी होगी। तो यहाँ पे भी क्या है, वेव की प्रॉपर्टी हो है, पार्टिकल की प्रॉपर्टी है एनर्जी, वेव की प्रॉपर्टी है फ्रीक्वेंसी, और ये दोनों में रिलेशन है। पार्टिकल की प्रॉपर्टी और वेव की प्रॉपर्टी क्या है? रिलेटेड है। ये दोनों में रिलेशन हमको किससे मिल रहा है? ये इक्वेशन से, E इज इक्वल टू एच न्यू वाली इक्वेशन से मिल रहा है। तो हम बोलेंगे दिस इज द रिलेशन बिटवीन पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी मीन्स एनर्जी and wave like property means frequency, and this relation or this equation is known as the Einstein's relation। यही इक्वेशन की बेस पे आइंस्टाइन क्या करता है, पूरी 9 ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन कर देता है। तो अभी हम फिर से वही 9 ऑब्जर्वेशंस पढ़ने जा रहे हैं, बट वो एक्सप्लेनेशन कौन दिया है? आइंस्टाइन दिया है। कुछ नए पॉइंट्स पढ़ोगे
कुछ और डिटेल में पढ़ने वाले हम, बट वही 9 ऑब्जर्वेशंस पढ़ेंगे, कुछ नए टर्म्स पढ़ोगे, कुछ नए इक्वेशंस पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। ऑलरेडी हम ऑब्जर्वेशंस 1 to 9 पढ़े थे, फिर से वही ऑब्जर्वेशंस पढ़ने जा रहे हैं। बट अब यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे हम कि लाइट या रेडिएशन इज मेड अप ऑफ पार्टिकल कॉल्ड फोटोन और क्वांटम ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है? इफ phi naught is the work function of material of the emitter plate, then electrons will be emitted if and only if the energy gained by the electron is more than or equal to the work function. अब वर्क फंक्शन भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वर्क फंक्शन का मतलब क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गिवन मटेरियल। एक मेटल सरफेस है, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, बट वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो मटेरियल के अंदर मूव करेंगे। उनको अगर बाहर निकालना है, ये डायग्राम में देखो, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री है तो ये दे आर फ्री टू मूव इनसाइड द मेटल। मेटल के सरफेस के अंदर फ्रीली मूव करेंगे, बट जब उनको बाहर निकालना है तो कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगी। और यहाँ पे वो एनर्जी को हम क्या बोल रहे हैं? वर्क फंक्शन, एंड इट इज डिनोटेड बाय फाई नॉट। यहाँ से रेड कलर की देखो एक वेव लाइक स्ट्रक्चर आ रहा है, दिस इज द क्वांटा, दिस इज द फोटोन। ये फोटोन आ रहा है, ये एक फोटोन आ रहा है, उसके पास एनर्जी कितनी है? E इज इक्वल टू एच न्यू। और जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए एनर्जी चाहिए वो है फाई नॉट, और वो एनर्जी किसके इक्वल लिख रहे हैं? एच न्यू नॉट। अब न्यू नॉट क्या है वो भी आपको पता होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहा है? फर्स्ट पॉइंट में क्लियर बोल रहा है, इफ फाई नॉट इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल, मतलब जो एनर्जी रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को ये मटेरियल से निकलने के लिए, हम क्या बोलेंगे? दिस इज द वर्क फंक्शन ऑफ दिस मटेरियल। अलग अलग मटेरियल रहेगा तो अलग अलग एनर्जी लगेगी। सोडियम रहेगा तो हो सकता है वो 4 जूल में निकालेगा इलेक्ट्रॉन को, बट जिंक रहेगा तो वो 6 जूल लगेगा उसको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। या अगर पोटेशियम रहेगा तो उसको कितना? 8 जूल लगेगा इलेक्ट्रॉन को। तो अलग अलग मटेरियल को अलग अलग एनर्जी रिक्वायर्ड है उसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। और वही जो एनर्जी लग रही है इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करने के लिए, या इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करने के लिए, दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन। अब इसको कैसे समझना है? तो हम क्या कंसीडर करते हैं, पहले मैं एनर्जी देता हूं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यहां से फोटोन लेके आया, और ये फोटोन कोलिजन करेगा इलेक्ट्रॉन से। ये इलेक्ट्रॉन से क्या किया? वो कोलिजन किया, और इसको अपनी पूरी एनर्जी दे दिया 1। बट दिस एनर्जी इज नॉट सफिशिएंट इनफ टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। यहाँ ये मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, और हम कितनी दिए? 1। तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। फिर मेरे को एनर्जी इंक्रीज करना है। तो अगर एनर्जी इंक्रीज करना है तो H तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम चेंज नहीं कर सकते। तो मैं क्या करूंगा? फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करूंगा, और जब मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करूंगा तो एनर्जी भी इंक्रीज हो गई। अब एनर्जी कितनी है? 2। अब ये फोटोन कितनी एनर्जी लेके आ रहा है? 2 एनर्जी लेके आ रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन से कोलिजन होने के बाद इसको दिया 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जब लेगा ये इलेक्ट्रॉन, तो ये भी अभी सफिशिएंट नहीं है। तो फिर से मेरे को एनर्जी इंक्रीज करना पड़ेगा। अब मैं जैसे ही एनर्जी किया 3, एनर्जी इंक्रीज करने के लिए हमको फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो जैसे ही मैं एनर्जी किया 3, तो दिस इज द सफिशिएंट एनर्जी। इसको 3 चाहिए था, तो ये 3 क्या होगा? एब्जॉर्ब करने के बाद जंप कर देगा।
तो ये जो 3 जूल पे ये निकला, 1 जूल पे नहीं एमिट हुआ था, 2 जूल पे भी नहीं एमिट हुआ, मिनिमम इसको कितनी एनर्जी चाहिए एमिट होने के लिए, 3 जूल। तो ये जो मिनिमम एनर्जी इसको रिक्वायर्ड है, इसको ही हम क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन। अब अगर मैं यहां से 4 जूल भी देता हूं, 5 जूल भी देता हूं, या 6 जूल भी देता हूं, सपोज मैं 4 जूल एनर्जी दिया, तो इसमें से ये इलेक्ट्रॉन 4 जूल एब्जॉर्ब तो करेगा, बट निकलने के लिए उसको कितनी चाहिए, 3, बाकी 1 जूल बच जाएगी। तो वो 1 जूल से क्या होगा, मूव होगा। 5 जूल अगर मैं दिया तब भी एमिट होगा, 6 जूल दिया तब भी एमिट होगा, बट जो मिनिमम एनर्जी चाहिए इसको, वो कितनी चाहिए, 3। अगर 3 से कम देंगे तो एमिट नहीं होगा, 3 या 3 से ज्यादा रहना चाहिए। तो ये 3 या 3 से ज्यादा को हम क्या बोलते हैं, ये जो 3 पर्टिकुलर नंबर है इसको हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो ये पॉइंट में वही एक्सप्लेन किया है। इफ phi naught is the work function of the material of the emitter plate, then electrons will be emitted if and only if the energy gained by the electron, gain का मतलब होता है एनर्जी जो ले रहा है इलेक्ट्रॉन, किससे ले रहा है, फोटोन से ले रहा है, इज मोर देन और इक्वल टू द वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन यहाँ पे कितना है, 3 है, तो जो एनर्जी मैं दे रहा हूं अगर वो 3 या उससे ज्यादा रहेगी तभी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होगा। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख लेता हूं, E इज इक्वल टू एच न्यू। ये जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी 3 के इक्वल रहना चाहिए या 3 से ज्यादा रहना चाहिए जब भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट होगा। तो ये आई होप तुमको समझ में आ रहा होगा। अब ये फाई नॉट को कैसे लिखते हैं, जस्ट एमिट हुआ है इलेक्ट्रॉन, तो जो फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन जस्ट एमिट होता है वो फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी रखा, पहले मैं पहले फ्रीक्वेंसी रखता हूं 1 किलोहर्ट्ज, एनर्जी क्या रहती है 1, इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। फिर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करूंगा, 2 किलोहर्ट्ज करूंगा तो एनर्जी भी 2 हो जाएगी। फिर फ्रीक्वेंसी को 3 किलोहर्ट्ज करूंगा तो एनर्जी भी 3 हो जाएगी। और अब क्या होगा, जब ये 3 होगा जब भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट होगा, तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है, तो ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब ये 1 और 1 इंक्रीज हो रहा है, 2 ऐसा नहीं होगा, अलग प्रोपोर्शन रहेगा, बट ये तुमको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी 1 करूंगा तो एनर्जी 1 हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी 1 चाहिए तो फ्रीक्वेंसी कितनी रखना है। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, वो फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन में ये रिलेशन है। तो यहां से अब आगे इक्वेशन लिखना है, तो मैं पहले फाई नॉट की इक्वेशन लिख लेता हूं। फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, और यहां से न्यू नॉट की इक्वेशन कैसे हो जाएगी, ये एच मल्टीप्लीकेशन में है, इक्वल साइन के यहाँ पे आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा फाई नॉट के साथ। तो मैं न्यू नॉट की इक्वेशन कैसे लिखूंगा, फाई नॉट अपॉन एच। What is nu naught? Nu naught is the threshold frequency of a given material. Nu naught threshold frequency है मटेरियल की, और न्यू जो है यहाँ पे ई की इक्वेशन में जो न्यू लिखा है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है। जो फ्रीक्वेंसी आप इंसिडेंट कर रहे हो वो न्यू है, और जो फ्रीक्वेंसी चाहिए इसको मिनिमम फ्रीक्वेंसी सरफेस से बाहर निकलने के लिए, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, thus a minimum और threshold frequency nu naught which is equal to phi naught upon h is required to eject electron from the metal surface। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए हमको इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हम ये जो सिमुलेशन देख रहे थे, ये सिमुलेशन को एक बार और देख लेते हैं। क्या करना है, एक पर्टिकुलर, अभी यहाँ पे टारगेट मटेरियल क्या है, सोडियम है। सोडियम
अभी इंटेंसिटी 0 है, मतलब एक भी फोटोन नहीं आ रहा है, यही से एक भी इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो रहा है। मैं इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देता हूं, इंटेंसिटी को मैं 61% कर दिया, तो जैसे यहां से लाइट इंसिडेंट हुई, इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन चालू हो गया। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, मतलब ये जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी, ये जो मटेरियल है सोडियम, इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। ये यहाँ पे वेवलेंथ दिया है। वेवलेंथ यहाँ पे आप कलर्स देख रहे होगे, ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है, येलो है, रेड है, तो ये विजिबल लाइट है। यहाँ पे IR लिखा है, ये इंफ्रारेड लाइट है, और ये UV लिखा है, ये UV लाइट है। कुछ मटेरियल्स इंफ्रारेड पे एमिट करते हैं, कुछ विजिबल लाइट पे, कुछ अल्ट्रावायलेट, तीनों ही तरह की लाइट रहेगी, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। तो अब सोडियम के लिए मिनिमम कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए? तो अगर मैं यहां से वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा हूं, आप देखोगे यहां से वैल्यू, ये जो 455 नैनोमीटर लिखा है ना, ये वेवलेंथ है। वेवलेंथ अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूं, इसका मतलब है मैं फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहा हूं, डिक्रीज कर रहा हूं। अब मैं वेवलेंथ क्या किया, इंक्रीज करते करते एक पर्टिकुलर वैल्यू पे रख दिया। वेवलेंथ है मतलब इंक्रीज किया, मतलब मैं फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज किया। अब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करके मैं इतनी कम कर दिया कि एमिशन इलेक्ट्रॉन्स का नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं हो रहा है, तो मैं बोलूंगा यहां से जो लाइट आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी सफिशिएंट इनफ नहीं है। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज नॉट इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब इतनी फ्रीक्वेंसी देना है कि इलेक्ट्रॉन एमिट हो, मगर मैं उतनी फ्रीक्वेंसी नहीं दे रहा हूं, तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना है तो मैं यहाँ से वेवलेंथ को डिक्रीज करूंगा। वेवलेंथ में पहले 557 को 550 कर दिया, वेवलेंथ डिक्रीज हुई, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई, इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुआ क्या, नहीं। तो फिर मैं इसको ना 540 कर दूंगा, वेवलेंथ और डिक्रीज कर दिया, मतलब फ्रीक्वेंसी और 540 नैनोमीटर वेवलेंथ, मतलब फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज करते जा रहा हूं, बट अभी भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं एमिट हुआ। फिर जैसे ही मैं 539 करता हूं, अब 539 जैसे ही मैं किया, यहां पे आप देखो एमिटर प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना स्टार्ट हो गए। तो अगर ये एमिटर 540 पे नहीं कर रहा था, 539 पे किया, तो हम बोलेंगे 539 नैनोमीटर वेवलेंथ की करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है सोडियम के लिए। और आपको क्या मिलेगा, फिर यहाँ पे करंट मिलेगा। तो करंट कब मिलेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन्स एनोड प्लेट तक पहुंचेंगे। तो यहाँ पे जब मैं फ्रीक्वेंसी को सफिशिएंट इनफ कर देता हूँ, तो आप देखते हो करंट मिलता है। तो हम बोलेंगे दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर सोडियम। बट अब मैं जिंक मटेरियल क्या कर दिया, जिंक कर दिया, सोडियम की जगह अब मैं जिंक कर दिया, तो अब जिंक एमिट नहीं कर रहा है। सोडियम ये फ्रीक्वेंसी पे एमिट कर रहा था, यहाँ पे देखो सोडियम कर दिया, एमिशन स्टार्ट हो गया, मतलब सोडियम के लिए सफिशिएंट है फ्रीक्वेंसी। बट अगर मैं ये एमिटर यहाँ पे जिंक लगा देता हूं, तो अब वो ये फ्रीक्वेंसी पे एमिट नहीं करेगा, उसको कुछ अलग फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो फिर मैं क्या करूंगा, वो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते जाऊंगा, और जैसे ही एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे पहुंचूंगा तो मेरे को क्या मिलने लगेगा, यहाँ पे करंट मिलने लगेगा। तो मैं बोलूंगा दिस फ्रीक्वेंसी इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मिनिमम इतनी फ्रीक्वेंसी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को एमिट होने के लिए। अगर इससे ज्यादा रखोगे फ्रीक्वेंसी तब भी एमिशन होगा, बट अगर इससे कम रखोगे तो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन नहीं होता है। तो दिस इज योर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये क्या है, तुम्हारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल रहना चाहिए या उससे ज्यादा रहना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, इजेक्ट होगा। तो यहाँ पे हम वही बोल रहे हैं सेकंड पॉइंट में, thus a minimum or threshold frequency that is equal to nu naught is equal to phi naught upon h। phi naught क्या है, यहाँ पे वर्क फंक्शन है, ये याद रखना है, phi naught is a वर्क फंक्शन।
तो फाई नॉट अपॉन एच कर दोगे तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में पढ़ चुके हैं, फिर से यहाँ पे पढ़ लिया और कुछ इक्वेशंस के साथ पढ़ लिए, तो आई होप ये तुमको याद रहेगी। इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स वगैरह में यूज होगा। उसके बाद फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ही पढ़ रहे हैं, उसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ न्यू क्या है, जो फ्रीक्वेंसी की लाइट हम इंसिडेंट कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, द फोटोन विल नॉट हैव इनफ एनर्जी टू लिबरेट एन इलेक्ट्रॉन। अब इसको एमिट करने के लिए, यहां से ये इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करने के लिए मैं बोलता हूं फ्रीक्वेंसी चाहिए 3 किलोहर्ट्ज। इलेक्ट्रॉन्स के एमिशन के लिए फ्रीक्वेंसी चाहिए 3, बट मैं यहाँ पे 1 दे रहा हूं, मैं यहाँ पे 2 दे रहा हूं, मैं यहाँ पे 2.5 दे रहा हूं। तो ये जो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है न्यू, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है ना, ये साइन लगा दिया, मतलब ये 1 दिया, 2 दिया, 2.5 दिया, ये इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम दे रहा हूं। उसको एमिट होने के लिए चाहिए फ्रीक्वेंसी 3, बट मैं 3 नहीं दिया, मैं 1 दिया, मैं 2 दिया, मैं 2.5 दिया। तो हम क्या बोलेंगे, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन दैट इज न्यू इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की अगर लाइट में इंसिडेंट करता हूं, तो द फोटॉन्स विल नॉट हैव इनफ एनर्जी, मतलब ये फोटॉन्स जो आ रहे हैं उनके पास अब इनफ एनर्जी नहीं है टू लिबरेट एन इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए उनके पास इनफ एनर्जी नहीं रहेगी। एज अ रिजल्ट, तो इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, नो इलेक्ट्रॉन्स विल बी इजेक्टेड, हाउएवर इंटेंस द रेडिएशन इंसिडेंट रेडिएशन, इंटेंसिटी कितनी भी इंक्रीज कर दूं, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी दे रहे हो तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होंगे। इसको समझने के लिए फिर से यही एक सिमुलेशन देख रहे हैं। ये अभी इंटेंसिटी है 49, अभी ये जिंक है, जिंक नहीं कर रहा है, मैं सोडियम कर देता हूं। अभी सोडियम इजेक्ट कर रहा है, मतलब जो यहां से लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, मैं इसको कम कर देता हूं। मैं ये फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया, फ्रीक्वेंसी को कम करने के लिए वेवलेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। अब ये फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, यहां से जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कम है थ्रेशोल्ड, तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं। अब इंटेंसिटी मैं कितनी भी बढ़ा लूं, मतलब इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ फोटोन। अभी यहां से देखो कुछ फोटॉन्स निकल रहे हैं, मैं इनके नंबर क्या करता हूं, इंक्रीज कर देता हूं, या अगर ये येलो नहीं दिख रहा होगा तो लाइट, है ना, ये इंटेंसिटी कम रहे, नंबर कम फोटोन आ रहे, चाहे इंटेंसिटी ज्यादा रहे, नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने भी आ जाए, बट ये सब फोटोन के पास इतनी एनर्जी है ही नहीं कि ये इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है। तो यहाँ पे ये पॉइंट में वही बोल रहा है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, द फोटो इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी एमिट। ये जो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट कब होंगे, कम नहीं रखना है अपने को, या तो इक्वल रखना है या तो ज्यादा रखना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट, सिमिलरली इफ the frequency of incident radiation is greater than threshold frequency, the energy will always be sufficient to eject an electron, however small the intensity of incident radiation is। अब क्या कर रहे हैं, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उससे ज्यादा रख रहे हैं, यहां पे अब इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को मैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा रख रहा हूं, मतलब अगर इसको 3 चाहिए तो मैं यहाँ पे 4 दे रहा हूं,
इलेक्ट्रॉन्स को एमिट होने के लिए 3 चाहिए, बट मैं इसको 4 दे रहा हूं, तो हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी 4 है, मतलब वो ज्यादा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, एंड द एनर्जी सफिशिएंट टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। कितनी भी स्मॉल रख लो इंटेंसिटी, बट इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, इजेक्ट होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अब फ्रीक्वेंसी को लार्ज इनफ कर देते हैं। नाउ फ्रीक्वेंसी इज लार्ज इनफ टू एमिट द इलेक्ट्रॉन। करंट देखो कुछ ना कुछ मिल रहा है, इंटेंसिटी मैक्सिमम है तो करंट मिल रहा है, ऐसा नहीं है। मैं इंटेंसिटी को 100% है यहाँ पे, मैं इसको 50% कर दूंगा, तब भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। फिर इंटेंसिटी को मैं 10% कर दूंगा, तब भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन्स अभी भी इजेक्ट हो रहे हैं। तो इंटेंसिटी कितनी भी स्मॉल रख लो, बट फ्रीक्वेंसी क्या रहना चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा रहना चाहिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तभी क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने वाला है। और अगर ये कम रहेगी तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस इज द कंडीशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा, जब फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन विल बी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। लेस देन रहेगा तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होगा तो करंट नहीं मिलेगा। तो ये तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट क्या है, द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन is instantaneous, hence there is no time lag between the incidence of light and emission of electrons। अब यहां पे क्या बोला है कि ये जो लाइट इंसिडेंट हो रही है मेटल सरफेस पे, this light is consist of photon and photons has certain energy। जब ये फोटोन यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उसको मेटल के अंदर, वो उनसे कोलिजन करेगा, अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन को, और वो एनर्जी अगर सफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जंप करेंगे। और यहाँ पे टाइम ज्यादा नहीं लगने वाला है, जैसे ही लाइट इंसिडेंट होगी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलना चालू, 10⁻⁹ सेकंड लगेगा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने, 10⁻⁹ सेकंड। 1 सेकंड हो गया है ना, मैं बोलूंगा भी नहीं 1 सेकंड हो जाएगा, तो उसको 10⁻⁹ लग रहा है लाइट इंसिडेंट करने और इलेक्ट्रॉन के एमिशन को। हम बोलेंगे इट इज अ इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, देयर इज नो टाइम लैग, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। ऐसा नहीं है कि आपको दिन भर टॉर्च ऑन करके रखना है फिर 2 घंटे बाद इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एमिट होगा, ऐसा नहीं है। इट इज अ इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। जैसे एक्सचेंज होगा एनर्जी का किसके बीच में, फोटोन और इलेक्ट्रॉन। ये फोटोन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे देगा और इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा। फिर जैसे ही आप लाइट ऑफ करोगे, ऑल्सो व्हेन द इंसिडेंट रेडिएशन इज स्टॉप्ड, there are no photons to transfer the energy to electrons, hence photo emission stop immediately। जैसे ही लाइट ऑफ कर दोगे फोटोन आना बंद हो गए, फोटोन आना बंद हो गए तो अब वो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी कौन देगा, एनर्जी नहीं मिलेगी इलेक्ट्रॉन्स को, तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आएंगे। तो इसको लिए भी क्या करते हैं हम, यहाँ पे वही सिमुलेशन देख लेते हैं। अभी मैं इंटेंसिटी को थोड़ा हाई कर देता हूं, अच्छी खासी इंटेंसिटी का फोटोन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है, राइट, ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स, फोटोन और इलेक्ट्रॉन में क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है। ये फोटॉन्स जो सोर्स से आ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन से कोलिजन कर रहे हैं, अपनी एनर्जी दे रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं। लाइट अभी ऑन है मतलब इंटेंसिटी है, लाइट ऑफ कर देता हूं मैं मतलब इंटेंसिटी 0 कर देता हूं, ब्राइटनेस 0। जैसे ही मैं ब्राइटनेस 0 किया इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना रुक गए, क्योंकि अब यहां से सोर्स से फोटोन नहीं आ रहे हैं। अगर फोटोन नहीं आएगा तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कौन देगा, और अगर इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी नहीं आएगी तो वो एमिट भी नहीं होगा। तो यहां से फिर मैं क्या किया, लाइट ऑन कर दिया। जैसे ही लाइट ऑन किया
इलेक्ट्रॉन्स बाहर आना चालू हो गए, लाइट ऑफ किया, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आना बंद हो गए, लाइट ऑन किया, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आना चालू हो जाते हैं, लाइट ऑफ करो, इलेक्ट्रॉन्स बंद हो जाते हैं, आने आते नहीं। अब इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो गया। तो ये पॉइंट में, ये स्लाइड में यही बोला है, द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन फोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन इज इंस्टेंटेनियसली एमिट हो जाते हैं, hence there is no time lag between the incident of light and emission। जैसे ही लाइट इंसिडेंट करो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाते हैं, और जैसे ही लाइट स्टॉप करोगे इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन स्टॉप हो जाएगा। थर्ड में हम इंटेंसिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, if the intensity of incident radiation is increased, there will be an increase in the number of energy quanta. That energy quanta is nothing but photon। मतलब अगर हम इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, और उसको यहाँ पे एनर्जी क्वांटा बोला, या क्वांटा ऑफ एनर्जी बोलेंगे, जो भी है। तो यहां से जब हम लाइट है, सोर्स है, ये डायग्राम में, ये सिमुलेशन आप बहुत बार देख चुके हो, ये सोर्स की अगर इंटेंसिटी आप इंक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट भी इंटेंसिटी से रिलेटेड है, थर्ड पॉस्टुलेट ही पढ़ रहे हैं हम। लार्जर इंटेंसिटी रेडिएशन will knock off more number of electrons from the surface, hence the current will be large। और कंडीशन क्या है, if threshold frequency is greater than the frequency of incident radiation। तो अगर इंटेंसिटी लार्ज है तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, नॉक ऑफ करेगा, या ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगा सरफेस से। और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं तो हमको करंट भी क्या मिलेगा, लार्ज मिलेगा। तो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो, इंटेंसिटी है 100%, करंट की वैल्यू है 0.14। लार्जर इंटेंसिटी मींस लार्ज नंबर ऑफ फोटॉन्स, फोटॉन्स के नंबर इंक्रीज होंगे तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगा, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जब एमिट होंगे तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स सर्किट में फ्लो होंगे, तो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इंक्रीज करोगे तो करंट भी क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, लोअर इंटेंसिटी इंप्लाइज लेस नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स, hence less number of ejected electrons and therefore lower current। मतलब अगर इंटेंसिटी कम है, 20% है, तो अगर 20% है तो फोटॉन्स के नंबर कम हो जाएंगे, कम इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, और अगर कम इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं मतलब करंट की वैल्यू क्या है, स्मॉल है। इसको समझने के लिए हम एक बार देख लेते हैं, ये हमारा सिमुलेशन। सिमुलेशन में क्या बोला है कि इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। तो अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को मैं लार्ज कर देता हूं, दिस इज लार्ज इनफ फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी को अब नहीं चेंज करेंगे, अब हम क्या चेंज करने वाले हैं, इंटेंसिटी को चेंज करेंगे। अभी इंटेंसिटी 0 है तो एक भी फोटोन यहां से नहीं एमिट हो रहा है सोर्स से। अगर फोटोन नहीं आएगा एमिटर प्लेट पे तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलेगा। अब मैं इंटेंसिटी को इंक्रीज करते जाता हूँ, 10% किया। जब मैं इंटेंसिटी को 10% किया तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कम थे। जब मैं इंटेंसिटी को 20% किया तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो गए। इंटेंसिटी इंक्रीज करते जाऊंगा तो नंबर ऑफ फोटॉन्स यहाँ पे क्या हो रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। यहाँ पे देखो इंटेंसिटी मैक्सिमम कर दिया। अब मैं बोलूंगा ये जो सोर्स है इससे मैक्सिमम फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं, और ये मैक्सिमम फोटॉन्स मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, एमिट करेंगे। अब अगर मैं इंटेंसिटी को स्मॉल कर देता हूं, इंटेंसिटी कम कर दिया, करंट की वैल्यू देखो, अभी कम फोटॉन्स आ रहे हैं, ये कम फोटॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन्स कम निकलेंगे।
अगर इलेक्ट्रॉन कम निकल रहे हैं तो करंट की वैल्यू है 0.022। अब मैं इंटेंसिटी को क्या कर देता हूँ, लार्ज कर देता हूँ। जब लार्ज कर दिया तो करंट हो गया 0.123। पहले करंट क्या था, स्मॉल था। यहाँ पे देखो मैं इंटेंसिटी को कम करते जाऊंगा तो आप ये करंट की वैल्यू पे ध्यान देना, ये करंट की वैल्यू क्या होते जाएगी, डिक्रीज होते जाएगी। तो यहाँ पे मैं इंटेंसिटी को डिक्रीज करते जा रहा हूँ तो करंट की वैल्यू भी क्या होते जा रही है, डिक्रीज। इंटेंसिटी को बढ़ाते जा रहा हूँ तो करंट की वैल्यू भी क्या होते जा रही है, इंक्रीज होते जा रही है। तो लोअर इंटेंसिटी मीन्स less number of photons, less number of photon will eject the less number of electrons, hence current will be small. Larger the intensity means more number of photons, or more number of photons means more number of ejected electrons, hence the current will be large. तो ये पॉइंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इससे पहले फिर से एक्सप्लेन कर दिए। थर्ड पॉइंट इज ऑल अबाउट इंटेंसिटी, कि इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होगा। हाई इंटेंसिटी है मीन्स लार्ज नंबर ऑफ फोटॉन्स, मीन्स करंट ज्यादा रहेगा। लो इंटेंसिटी है मीन्स स्मॉलर नंबर ऑफ फोटॉन्स और करंट कम हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट पढ़ने वाले हैं, फोर्थ पॉइंट क्या है, once the electron is emitted from the surface, if the collector is at higher potential than the emitter, the electric field will accelerate the electrons towards the collector. तो अब क्या हो गया, एक बार इलेक्ट्रॉन एमिट हो गया, बट वो इलेक्ट्रॉन को मूव होने के लिए एक डायरेक्शन चाहिए। तो वो इलेक्ट्रॉन को मूव होने के लिए डायरेक्शन कहाँ से देते हैं हम, तो हम क्या करते हैं, ये बैटरी लगाए हैं और ये बैटरी का मैं पॉजिटिव पोटेंशियल क्या करूंगा, इंक्रीज कर दूंगा। जब पॉजिटिव पोटेंशियल देखो मैं इंक्रीज किया तो ये इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा स्पीड से जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे आप अगर देखोगे, ये जो प्लेट है एनोड प्लेट है या कलेक्टर प्लेट है जो इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट कर रही है, इस पे चार्ज पॉजिटिव है, मतलब इसका पोटेंशियल ज्यादा है। कलेक्टर प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से कलेक्ट है बैटरी के, मतलब ये हायर पोटेंशियल है। और एमिटर प्लेट निगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे निगेटिव साइन दिख रहा होगा, ये लोअर पोटेंशियल है। तो कलेक्टर को हायर पोटेंशियल कर दिए है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, सब के सब अट्रैक्ट हो रहे हैं कलेक्टर प्लेट की तरफ, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होता है निगेटिव। तो ये निगेटिव चार्ज कहाँ पे मूव होंगे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। अगर मैं इसको 0 करता हूँ तो इनकी स्पीड कम हो जाती है, अगर मैं इसको मैक्सिमम करता हूँ तो इलेक्ट्रॉन्स आप देखोगे मैक्सिमम स्पीड से क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो, मूव हो रहे हैं कहाँ पे, कलेक्टर प्लेट की तरफ। ये तो यहाँ पे वही बोला है ये पॉइंट में कि once the electron is emitted from the surface, इलेक्ट्रॉन एमिट हो गया, एंड इफ द कलेक्टर इज एट हायर पोटेंशियल देन द एमिटर, मतलब कलेक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है, एमिटर को निगेटिव टर्मिनल से, और पोटेंशियल डिफरेंस इंट्रोड्यूस कर देना है 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड विल एक्सिलरेट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द कलेक्टर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को एक्सिलरेट करेगी। एक्सिलरेट करना मतलब उसकी स्पीड बढ़ा देगी, कहाँ पे, टुवर्ड्स द कलेक्टर प्लेट, कलेक्टर प्लेट की तरफ। अब वो मैक्सिमम स्पीड से क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं। तो वही हम देखें कि एक बार पोटेंशियल अगर आप इंट्रोड्यूस कर देते हो तो इलेक्ट्रॉन विल एक्सिलरेट टुवर्ड्स द कलेक्टर प्लेट, इलेक्ट्रॉन और स्पीड से मूव होने लगते हैं कलेक्टर प्लेट की तरफ। higher is the accelerating potential, more will be the number of electrons reaching the collector plate, hence the photocurrent I increases with the accelerating potential V initially.
तो ये डायग्राम में हम क्या पढ़े थे, ये है पॉजिटिव पोटेंशियल का ग्राफ। ये बीच में जो फोटो करंट का एक्सेस है ये 0 है पोटेंशियल डिफरेंस। राइट साइड में जाओगे पॉजिटिव पोटेंशियल, उसको एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल भी बोलते हैं। लेफ्ट साइड में जाओगे निगेटिव पोटेंशियल, उसको रिटार्डिंग पोटेंशियल। तो अभी हमको पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करना है। तो जैसे जैसे आप पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज करोगे, पहले 1 वोल्ट किए, करंट की वैल्यू कुछ मिल रही थी, राइट, ये है करंट की वैल्यू। फिर आप 2 वोल्ट किए, करंट इंक्रीज हो गया। फिर आप 3 वोल्ट किए, करंट और इंक्रीज हो गया। तो जैसे जैसे आप पोटेंशियल इंक्रीज करते जाते हो, इनिशियल पार्ट ऑफ द ग्राफ में क्या मिलने वाला है, इनिशियल पार्ट मतलब ये वाला पार्ट। जैसे जैसे पोटेंशियल इंक्रीज होगा, करंट इंक्रीज होते जाएगा। तो वही पॉइंट को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। हायर द एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल, more will be the number of electrons reaching the collector. Hence the photocurrent increases with accelerating potential initially. तो इनिशियली आप 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट करते जाओगे तो करंट इंक्रीज होते जाएगा। उसके बाद करंट क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ये सैचुरेशन करंट होता है। उसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, since the intensity of incident radiation determines the number of photons incident on the metal surface, it determines the maximum number of electrons that can be knocked off by the incident radiation. अब नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज करना है तो हम इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं। नंबर ऑफ फोटॉन्स डिक्रीज करना है तो हम इंटेंसिटी डिक्रीज करते हैं। हम थर्ड पोस्टुलेट में पढ़े कि हायर द इंटेंसिटी मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स, लोअर द इंटेंसिटी स्मॉलर नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कौन डिटरमाइन करता है, तो हम बोलेंगे इंटेंसिटी। कौन डिटरमाइन कर रहा है, इंटेंसिटी डिटरमाइंस the number of photons which are going to incident on metal plate. metal plate पे large number of photons incident हो रहे हैं या small number of photons incident हो रहे हैं, ये decide करता है कौन, intensity। तो फिर हम क्या बोलेंगे, it determines the maximum number of electron। अगर फोटोन के नंबर इंटेंसिटी डिसाइड कर रही है तो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर भी कौन डिसाइड कर रहा है, इंटेंसिटी ही डिसाइड कर रही है। intensity increases, number of electrons increases because number of photons increases। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स सरफेस से बाहर निकलना है ये कौन डिसाइड करेगा, इंटेंसिटी। intensity will decide the number of electrons that can be knocked off by the incident radiation। इंसिडेंट रेडिएशन कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नॉक ऑफ करेगा ये डिसाइड करेगा इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इंटेंसिटी कम रहेगी तो कम। तो फिर हम क्या बोलेंगे, हेंस फॉर अ गिवन इंटेंसिटी increasing the accelerating potential can increase the current only till all the knocked off electrons have reached the collector। अब हम क्या बोल रहे थे, इससे पहले वाली स्लाइड में फोर्थ पॉइंट में ही हम क्या पढ़े थे कि एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल जैसे जैसे इंक्रीज करोगे करंट इंक्रीज होगा, बट करंट को डिसाइड कौन करेगा, इंटेंसिटी। तो हम क्या बोलेंगे, फॉर अ गिवन इंटेंसिटी इंक्रीजिंग द एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल कैन इंक्रीज द करंट ओनली टिल, कब तक इंक्रीज होगा, ऑल द नॉक्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैव रीच्ड द कलेक्टर। जब तक ही करंट इंक्रीज होगा जब तक सब इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर प्लेट तक नहीं पहुंच पाते। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं सबको एक्सीलरेट कर देंगे हम, सबकी स्पीड बढ़ा देंगे और वो सब के सब कहां पे पहुंच जाएंगे, कलेक्टर प्लेट पे। यही से इनिशियली जब आप एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल इंक्रीज करते हो तो करंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। और उसके बाद एक बार सबके सब इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए कलेक्टर प्लेट पे
तो फिर वो करंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट। तो लास्ट पॉइंट वही है, नो इंक्रीज कैन बी सीन इन द करंट बियॉन्ड दिस लिमिट, दिस एक्सप्लेन्स द सैचुरेशन करंट। तो यहाँ पे इससे पहले वाले डायग्राम में यही था, इनिशियली इंक्रीज होता था, बाद में कांस्टेंट हो गया। तो करंट कांस्टेंट कब हो जाएगा, जब सब के सब इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर प्लेट पे पहुंच जाएंगे। अब उसके बाद आप एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल कितना भी इंक्रीज करो, इंटेंसिटी जब तक नहीं इंक्रीज करोगे, करंट नहीं इंक्रीज होने वाला है। तो ये डायग्राम, ये ग्राफ आप देखोगे तो वो रिलेटेड है, फोर्थ पॉइंट ही पढ़ रहे हैं हम। तो ये तीनों पॉइंट समझ में आ गया। अब नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट में क्या है, इंक्रीजिंग द इंसिडेंट इंटेंसिटी will increase the number of incident photons and eventually the saturation current increases. क्या इंक्रीज करेगा, अगर आप इंटेंसिटी इंक्रीज करते हो तो ये नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज करेगा, और अल्टीमेटली क्या इंक्रीज होगा, सैचुरेशन करंट। यहाँ पे देखो, सैचुरेशन करंट अगर आपको बताना है तो ये है सैचुरेशन करंट, ये जो एरो बना रहे हैं। फिर सेकंड ग्राफ में ये है सैचुरेशन करंट, फिर थर्ड ग्राफ में दिस इज द वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट, आई नॉट 1 फर्स्ट केस में सैचुरेशन करंट है, आई नॉट 2 सेकंड केस में। तो ये आई नॉट 1 2 और आई नॉट 3 क्या है, अलग अलग इंटेंसिटी का सैचुरेशन करंट है। जो सैचुरेशन करंट की वैल्यू सबसे कम है, सैचुरेशन करंट मेजर करना है तो हम कहां से मेजर करेंगे, ये है सैचुरेशन करंट इन फर्स्ट केस, ये है सैचुरेशन करंट इन सेकंड केस, ये है सैचुरेशन करंट इन थर्ड केस। तो ये सैचुरेशन करंट क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। कब इंक्रीज होगा सैचुरेशन करंट, जब हम इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। लो इंटेंसिटी मींस less saturation current, higher intensity means more saturation current. So increasing the incident intensity will increase the number of incident photon and eventually the saturation current. तो number of photons increase हो रहा है और ultimately क्या increase हो रहा है, at the end क्या मिल रहा है हमको, saturation current ज्यादा मिल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट 6 पॉइंट में क्या बोलता है, द इलेक्ट्रॉन दैट आर एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज। जो भी इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी है, और वो डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी कैसे है तो उसका रीजन आगे क्या किया है वो एक्सप्लेन किया है। So the reason for this are, all the electrons in a solid do not possess the same energy. The electrons may be ejected from different depths inside the metal surface. Electrons may suffer collision before they come out of the metal surface and may lose their energy. तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस से एमिट हो रहे हैं उनके पास अलग अलग काइनेटिक एनर्जी। अब डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी कैसे आई, सबको जो फोटॉन्स कोलिजन करके एनर्जी देते हैं वो सेम एनर्जी देते हैं, बट हर इलेक्ट्रॉन जो एमिट होगा उसके पास डिफरेंट डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होगी। उसका रीजन यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि इलेक्ट्रॉन जो सॉलिड में होते हैं सबके सब पास सेम एनर्जी नहीं होती है, और जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं वो अलग अलग डेप्थ से क्या होते हैं, बाहर आते हैं, सरफेस तक आते हैं। तो जो सबसे ज्यादा डेप्थ से सरफेस तक आएगा तो उसका कोलिजन ज्यादा होगा दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ, दूसरे एटम्स के साथ, दूसरे आयंस के साथ, और उसके बाद क्या होने वाला है, वो सरफेस से बाहर आने वाला है। तो ये जो कोलिजन की वजह से एनर्जी लॉस कर रहा है, दैट इज द रीजन व्हाई इलेक्ट्रॉन्स हैव डिफरेंट डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए नेक्स्ट स्लाइड में ये मैं बता रहा था तुम लोग को कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स के पास अलग अलग काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो सपोज यहां से फोटोन आ रहे,
ये जो एरोस दिख रहे हैं तुमको, दीज आर द फोटॉन्स, और ये फोटोन के पास एनर्जी कितनी है, E इज इक्वल टू एच न्यू। अब हम सपोज करते हैं ये फोटोन एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू लेके आया, और ये जो इलेक्ट्रॉन जस्ट सरफेस के पास है इससे कोलिजन किया। अब जब ये इलेक्ट्रॉन से कोलिजन करेगा तो इलेक्ट्रॉन जस्ट सरफेस के पास है, ये क्या हो जाएगा, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके एमिट हो जाएगा, और वो जो सरफेस से बाहर निकलने के लिए एनर्जी हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो फोटोन के पास जो एनर्जी थी E इज इक्वल टू एच न्यू, ये एनर्जी फोटोन लेके आया, सरफेस पे इंसिडेंट हुई लाइट, ये फोटोन इलेक्ट्रॉन से कोलिजन करता है और इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी दे दिया। अब वो एनर्जी में से कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉन क्या किया, सरफेस से बाहर आने में लगा दिया। दैट इज योर वर्क फंक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन है वो। और जो फिर बाकी की एनर्जी बच गई उसका क्या हो जाता है, तो वो हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अब इसको समझने के लिए ना हम वैल्यूज ले लेते हैं। अब हम क्या बोलते हैं, ये जो फोटोन आ रहा है, सपोज ये एनर्जी लेके आया है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये फोटोन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेके आया है, और ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन से कोलिजन करने के बाद ये अपनी एनर्जी इसको दे देगा। मतलब ये फोटोन के पास 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी थी, कोलिजन के बाद ये 10 की 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देता है। तो अब कोलिजन जैसे ही हुआ तो इलेक्ट्रॉन के पास आ गई ये एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब इलेक्ट्रॉन को सपोज सरफेस से जंप करने 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लगी। फोटोन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया, कितनी एनर्जी देता है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन लेके सरफेस से जंप करता है, और वो सरफेस से जब बाहर आता है, इजेक्ट होता है, एमिशन के लिए उसको जो एनर्जी लग रही है हम बोलते हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लग रही है। दैट इज द वर्क फंक्शन। 10 में से ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज कर लिया, बाकी की कितनी बची, तो हम बोलेंगे बाकी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बची। तो अब ये से बाहर आने के बाद उसके पास जो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बची है, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उससे मूव करेगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन सरफेस के पास है उसके पास है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन की एग्जांपल लेते हैं हम। दिस इलेक्ट्रॉन इज वेल इनसाइड द मेटल सरफेस, ये मेटल सरफेस से सबसे ज्यादा डेप्थ में है। तो अब यहां से फोटोन आया, और ये फोटोन क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन से कोलिजन किया, और अपनी जो एनर्जी थी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो ये इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ट्रांसफर कर दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई, ये जो सरफेस के पास इलेक्ट्रॉन था उसके पास भी कितनी आई थी, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ही आई थी। तो हम क्या बोलेंगे, दोनों फोटोन 10-10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन को, मतलब इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिल रही है वो सेम मिल रही है। तो सेम एनर्जी लेके जो ये इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होगा मूव करना, तो इसको सरफेस तक आने के लिए इसका क्या होगा, कोलिजन होगा। किससे होगा कोलिजन, ये जो पॉजिटिव आयंस दिख रहे हैं, ये ग्रीन वाला स्फीयर दिख रहा है उसमें पॉजिटिव साइन है, वो पॉजिटिव आयंस है, ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये जो स्फीयर्स दिख रहे हैं ना, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे आयंस है। तो ये जब सरफेस तक आएगा तो इनके साथ कोलिजन करेगा, और वो कोलिजन की वजह से क्या होगा, इसकी कुछ एनर्जी यूटिलाइज होगी, और ये इलेक्ट्रॉन को डेप्थ में से सरफेस तक आने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लग गई। अब इसको सरफेस से बाहर भी जंप करना है, और हम बोल रहे हैं सरफेस से बाहर जंप करने के लिए इसको कितनी एनर्जी चाहिए, 3। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूज करता है और सरफेस तक आ जाता है। मतलब इसको सरफेस तक आने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगा, और सरफेस से जंप करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगा। इसको दिए थे कितनी एनर्जी हम,
10, बाकी ये यूज कितनी कर लिया, 5 सरफेस तक आने के लिए और 3 सरफेस से जंप करने के लिए। तो अब सरफेस से जंप करने के बाद इसके पास बचेगी कितनी एनर्जी, तो हम बोलेंगे ये इलेक्ट्रॉन के पास बचेगी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। ये देखो 5 3 2 10 हो गई, 10 के 10 ये यूटिलाइज, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच रही है ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, ये जो डेप्थ में जो इलेक्ट्रॉन है इसकी। और जो सरफेस से जस्ट करीब में था, जो एकदम नियर द सरफेस था, उसकी काइनेटिक एनर्जी 7 है। जो वेल इनसाइड द सरफेस था, अच्छी खासी डेप्थ में था, उसकी काइनेटिक एनर्जी 2। तो हम बोलेंगे एक इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी बचती है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी बचती है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई इलेक्ट्रॉन बीच में से आता है, सपोज करते हैं हम ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को एनर्जी देते हैं 10, यहां से फोटोन कितनी एनर्जी दिया 10, सरफेस तक आने के लिए इसको लग गई 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। कितनी एनर्जी लग गई 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सरफेस से जंप करने के लिए कितनी चाहिए 3। तो अब इसको दिए थे 10, ये 2 से सरफेस तक आया और सरफेस से जंप करने के लिए इसको लग गई 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। ये जंप किया और यहाँ पे इसको कितनी लग गई 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लग गई। तो हम क्या बोलेंगे, ये टोटल कितनी एनर्जी यूटिलाइज किया, तो ये टोटल एनर्जी जो यूटिलाइज किया है वो है 5। तो बाकी इसके पास जो बच जाएगी, बाकी कितनी बचेगी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच जाएगी, राइट। तो अब ये जो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच गई है, ये इसकी कौन सी एनर्जी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो अब ये जो थर्ड वाला आया, इसके पास काइनेटिक एनर्जी 5, फर्स्ट वाले के पास काइनेटिक एनर्जी 7, सेकंड वाले के पास काइनेटिक एनर्जी 2, इसके पास काइनेटिक एनर्जी 5। तो हर इलेक्ट्रॉन जो एमिट होगा वो डिफरेंट डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या होने वाला है, एमिट होने वाला है। तो यही से हम बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं सरफेस से, दे हैव डिफरेंट डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज। तो इसका यहाँ पे डायग्राम में हमको अब समझना है कि ये अलग अलग काइनेटिक एनर्जी से जब एमिट होंगे तो क्या होगा। देखो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, उसकी काइनेटिक एनर्जी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी है 5, थर्ड इलेक्ट्रॉन है 7। तो सरफेस से निकलने के बाद यहाँ एमिटर प्लेट से एमिट होने के पास एक इलेक्ट्रॉन के पास है 2, एक के पास है 5, एक के पास है 7। ये सब मूव हो रहे हैं, इनको रोकना है, इनको स्टॉप करना है। तो स्टॉप करने के लिए क्या करूंगा, मैं यहां से एनर्जी सप्लाई करूंगा और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं यहाँ पे एनर्जी लगा के ये इलेक्ट्रॉन्स को रोकना है, और मैं एनर्जी लगाता हूं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी एनर्जी यहाँ पे लगाया मैं, पोटेंशियल एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब मैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेके खड़ा हूं, तो ये 2 वाला आएगा उसको तो रोक लूंगा, बट ये 5 वाला आ रहा है, बहुत तेज आ रहा है ये, मैं लेके एनर्जी खड़ा हूं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट ये जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है ये लेके आ रहा है, ये कितनी एनर्जी से आ रहा है 5। तो ये नहीं रुक पाएगा, ये कलेक्टर प्लेट तक पहुंच जाएगा, 7 वाला भी पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे मैं रोका किसको, सिर्फ 2 वाले को। तो मेरे को 5 वाले को भी रोकना है, तो फिर क्या करूंगा, मैं 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यहाँ पे लगाऊंगा। अब जब मैं 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यहाँ पे लगा के खड़ा हूं और ये इलेक्ट्रॉन्स आए, तीनों इलेक्ट्रॉन्स आए, तो 2 वाला भी रुक जाएगा, 5 वाला भी रुक जाएगा, बट अब ये 7 वाले के पास ज्यादा एनर्जी है, तो ये आके कलेक्टर तक पहुंच जाएगा, 7 वाले को नहीं रोक सकता। तो फिर 7 वाले को भी रोकना है, ये तीनों इलेक्ट्रॉन को रोकना है। तो फिर यहाँ पे मैं एनर्जी बढ़ा के कितनी लगाऊंगा, अब मैं 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लगाऊंगा। तो अब जब मैं यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेके खड़ा हूं, तो ये 2 वाला भी रुकेगा, 5 वाला भी रुकेगा और 7 वाला भी रुकेगा, मतलब ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स रुक गए।
हम कंसीडर कर रहे हैं कि यही 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे और यही 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करना था, रोकना था। ये 3 इलेक्ट्रॉन को रोक दिए हमको एनर्जी कितनी लगाना पड़ा, 7। अगर सपोज यहाँ पे 4th इलेक्ट्रॉन होता और उसके पास होती 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्या हो रहा है, एक और इलेक्ट्रॉन आ रहा है 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के साथ। तो अब अगर मैं 7 लगाऊंगा तो काम नहीं चलेगा, तो मेरे को कितनी लगाना पड़ेगा, 9। तो यहाँ पे देखना है कि जो मैक्सिमम एनर्जी है वो कितनी है। तो मैं देखा कि मैक्सिमम 9 है, राइट। तो अगर मैं यहां से 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लगा देता हूं, कितनी एनर्जी लगाना है मेरे को, 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे मैं 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लगाऊंगा तो ये चारों इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे। मतलब अब एक भी इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट पे नहीं जा रहा है, और अगर एक भी इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट पे नहीं जा रहा है तो मेरे को करंट बताएगा 0। और यही जब करंट 0 हो जाता है तो हम ये जो वोल्टेज इंक्रीज कर रहे थे, वोल्टेज इंक्रीज कब कर रहे थे, जब हमको ये एनर्जी इंक्रीज करना था। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे हुई, वोल्टेज निगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज करने से। 5 से 7 कैसे हुई, निगेटिव पोटेंशियल। यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला दिया है, मेरे को अगर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करना है तो मेरे को क्या इंक्रीज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो निगेटिव पोटेंशियल है मैं वो इंक्रीज करते जाऊंगा। 1 वोल्ट किया, 2 वोल्ट किया, 3 वोल्ट किया, 4 वोल्ट किया, 5 वोल्ट। जैसे ही मैं 5 वोल्ट करता हूं, कितनी एनर्जी जाने लगी, 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हो गए, और ये चारों इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, स्टॉप हो गए, और करंट क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेसिकली हम बोलेंगे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये सब क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर करंट को 0 करना है तो मेरे को 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पोटेंशियल एनर्जी भी करना पड़ेगा। तो ये जो 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। और यहां से मैं क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी अप्लाई किया। करंट को 0 करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 2 नहीं अप्लाई करना पड़ेगा, 5 नहीं अप्लाई करना पड़ेगा, 7 नहीं अप्लाई करना पड़ेगा, मेरे को कितनी अप्लाई करना पड़ेगा, 9। तो मैं क्या बोलूंगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, उसके इक्वल मेरे को पोटेंशियल एनर्जी अप्लाई करना है। और वो पोटेंशियल एनर्जी मैं कैसे अप्लाई करूंगा, निगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज करके। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो किसके इक्वल होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल हो गई, जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन के पास थी, 2 मैक्सिमम नहीं है, 5 मैक्सिमम नहीं है, 7 मैक्सिमम नहीं है, क्या है मैक्सिमम यहाँ पे अभी, 9। तो अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन को भी रोकना है, आखिरी इलेक्ट्रॉन को भी रोकना है, तो मेरे को 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पोटेंशियल एनर्जी भी अप्लाई करना पड़ेगी। तो मैं बोलूंगा ये जो है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये किसके इक्वल है, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। और ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, Q इंटू वी, वेर Q क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज है, और V क्या है, जो पोटेंशियल हम अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल 5 वोल्ट में अप्लाई किया तो 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। और ये जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है हम उसको E से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे जो पोटेंशियल हम अप्लाई किए हैं वो पोटेंशियल पे करंट 0 हो गया है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो Q की जगह मैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E रखता हूं, और V की जगह पे V नॉट रखता हूं, दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्योंकि ये पोटेंशियल जब आप अप्लाई करोगे तो करंट 0 हो जाता है। तो अब ये जो इक्वेशन है ये कैसे लिखूंगा मैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई वी नॉट, Q की जगह E, V की जगह V नॉट। तो ये इक्वेशन याद रखना है, दिस इज योर इंपॉर्टेंट इक्वेशन।
मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई वी नॉट। अब आगे 7th वाला ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और ये आइंस्टाइन का एक्सप्लेनेशन है। क्या बोलता है 7th वाले में, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन दैट इज न्यू is more than the threshold frequency that is nu naught, then the energy phi naught is used by the electron to escape from the metal surface, and remaining energy of the photon becomes the kinetic energy of electron। यही हम 6th वाले के एक्सप्लेनेशन में देखे हैं। क्या देखे हैं यहाँ पे, क्या बोल रहे हैं कि अगर इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, एमिट होगा। और ये जो है फाई नॉट एनर्जी, मतलब ये वर्क फंक्शन है, का यूज करके इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर निकल जाएगा, और जो रिमेनिंग एनर्जी बचेगी वो काइनेटिक एनर्जी रहेगी। किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ पे ये डायग्राम है, देखो यहाँ से फोटोन आ रहे हैं, फोटोन के पास एनर्जी कितनी है, h न्यू एनर्जी, E इज इक्वल टू एच न्यू। ये क्या किया, इलेक्ट्रॉन से कोलिजन किया, और ये अपनी सारी की सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाहर आएगा। ये एनर्जी में से कितना पार्ट यूज करके बाहर आएगा, तो हम बोलेंगे फाई नॉट एनर्जी का यूज करके वो बाहर आने वाला है, और वो फाई नॉट को हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। और बाकी की जो एनर्जी बच जाती है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे इक्वेशन कैसे लिखेंगे, मैं बोलता हूँ फोटोन लेके आया 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, और इसको सरफेस से बाहर निकलने के लिए लगी 3, बाकी की इसके पास कितनी बचेगी, 7। तो हमको इक्वेशन लिखना है। क्या लिखना है, इक्वेशन। किसकी इक्वेशन, ई की इक्वेशन, फाई नॉट की इक्वेशन, काइनेटिक। तो ये नंबर देख के आप बता सकते हो कि इक्वेशन कैसे लिखेंगे, 10 3 7। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना, 10 इज इक्वल टू 3 प्लस 7। और अगर मैं ये 10 3 और 7 निकाल देता हूं तो अब मैं इक्वेशन कैसे लिखूंगा, तो यहाँ पे मैं इक्वेशन लिखूंगा E इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस के ई मैक्स, क्योंकि एनर्जी जो भी दे रहे हैं ई दे रहे हैं, ई में से ही कुछ पार्ट वो यूज करके, फाई नॉट का पार्ट यूज करके बाहर आ रहे हैं, और बाकी जो बच जाती है वो उसकी हो जाती है मैक्सिमम। तो मैं इक्वेशन लिखूंगा ई इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस के ई मैक्स, ये मैक्सिमम है। अब ये फाई नॉट को क्या करते हैं हम, इक्वल साइन के इधर ले आते हैं, ई के साथ लिखना है। तो ये अभी प्लस में है, यहाँ पे आके ई के साथ माइनस में हो जाएगा। तो मैं अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या लिखूंगा, ई माइनस फाई नॉट इज इक्वल टू के ई मैक्स। फाई नॉट सिंपल यहाँ पे आ गया, ई के साथ यहाँ प्लस में यहाँ माइनस हो गया। और ये ई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो मैं ई की जगह अब लिखने वाला हूं एच न्यू। E इज इक्वल टू एच न्यू ना, तो मैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट, ये इक्वेशन लिख दिए। अब यही इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, दिस इक्वेशन, दिस लास्ट इक्वेशन इज नथिंग बट आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब 8th ऑब्जर्वेशन क्या है, 6th और 7th का मिक्सचर है। अगर 6th और 7th दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो 8th ऑब्जर्वेशन बन जाते हैं। तो 6th में हम क्या पढ़े हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं फ्रॉम 6th ऑब्जर्वेशन। 6th ऑब्जर्वेशन में हम एक इक्वेशन पढ़े हैं। कौन सी इक्वेशन है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू ई वी नॉट। तो मैं ये 6th ऑब्जर्वेशन से ये इक्वेशन लिख लिया, इसको फर्स्ट दे दिया। फिर उसके बाद मैं बोलता हूँ 7th ऑब्जर्वेशन। 7th ऑब्जर्वेशन से हम क्या पढ़े हैं, तो 7th ऑब्जर्वेशन अभी इससे जस्ट पहले जो लास्ट इक्वेशन पढ़े यही थी ना, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। तो ये इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख लिया, फ्रॉम द 7th ऑब्जर्वेशन के ई मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। अब देखो 6th ऑब्जर्वेशन से जो इक्वेशन है वो भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की है, और 7th ऑब्जर्वेशन से जो इक्वेशन है वो भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की है।
दोनों एक ही इक्वेशन है, एक ही चीज की है, तो मैं बोलूंगा फर्स्ट और सेकंड से लेफ्ट हैंड साइड क्या है, दोनों का इक्वल है। ये भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये भी मैक्सिमम काइनेटिक, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव नॉट। फर्स्ट और सेकंड को क्या किए, इक्वल लिख लिए। अब यहाँ पे ये जो ई मल्टीप्लीकेशन में है ना, ये देखो दोनों ये ई वी नॉट है, तो ये जो ई मल्टीप्लीकेशन में है ये मैं इक्वल साइन के दूसरी तरफ लाऊंगा, तो ये एच न्यू अपॉन फाइव के साथ डिवीजन में आ जाएगा। तो फिर मैं नेक्स्ट इक्वेशन कैसे लिखूंगा इसके बाद, कि वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव नॉट अपॉन ई। ई यहाँ मल्टीप्लीकेशन में था वी नॉट के साथ, यहाँ आके डिवाइड हो गया। अब देखो न्यूमरेटर है, दो टर्म है, न्यूमरेटर में फर्स्ट टर्म क्या है, एच न्यू, और सेकंड टर्म क्या है, फाइव नॉट। तो ये जो ई है ना डिनोमिनेटर में, ये दोनों के साथ स्प्लिट कर देते हैं। तो अब इक्वेशन इसके बाद कैसे लिखेंगे हम, ये डिनोमिनेटर को स्प्लिट करके दोनों के साथ लिख देंगे। तो वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन ई माइनस फाइव नॉट अपॉन ई। तो ये जो है ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसका भी हम आगे यूज करेंगे। सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन, सेवंथ ऑब्जर्वेशन दोनों को कंबाइन करके हमको ये इक्वेशन मिल जाती है। तो ये न्यूमेरिकल्स वगैरह में यूज करने वाले, दिस इज योर इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ये ध्यान में रखना है। तो ये है तुम्हारा एट्थ ऑब्जर्वेशन। अब उसके बाद ना नाइन्थ ऑब्जर्वेशन और इजी है, अभी तक जो भी पढ़े हैं वही है। हेंस photo current depends on the incident intensity through the number of emitted photoelectrons but not on the incident frequency as long as incident frequency is greater than threshold frequency। तो अभी तक जो भी पॉइंट पढ़े हैं उसका एक लास्ट में ये 9th पॉइंट दे दिया है। इसमें क्या बोला है कि फोटो करंट किस पे डिपेंड होता है, इंटेंसिटी पे, बट फोटो करंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं होता है। कब तक, एज लॉन्ग एज इंसिडेंट रेडिएशन इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन को अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा रखोगे तो करंट इंक्रीज करने के लिए आपको इंटेंसिटी इंक्रीज करना पड़ेगा। इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है मतलब करंट इंक्रीज हो रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर दो प्लेलिस्ट देख सकते हो, एक सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की जिसको मैंने एनिमेशन के साथ बताया, और एक रिड्यूस सिलेबस की। रिड्यूस सिलेबस में मैंने एक एक क्वेश्चन बताया एक्सरसाइज का जो आपको नहीं पढ़ना है या जो डिलीटेड पोर्शन में से है।